हाय गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू पीपल। वेलकम बैक टू IAS अकेडमी। हम लोग बात कर रहे हैं HP Allied मेंस मार्क्स बूस्टर सीरीज के बारे में एंड दिस इज द सेकंड वीक ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। ठीक है जी। हम लोग अपने जो है 12वें दिन में पहुंच गए हैं। बहुत सारे हमने क्वेश्चन देख लिए। हमने टाइप 1 सारी क्वेश्चंस कर लिए थे। हम लोग टाइप 2 के ऊपर आ गए हैं और अभी तक जो हम लोग टाइप 2 के आई गेस लाइक 40-50 क्वेश्चन देख चुके हैं। इसी तरह से जो मैं आपको आज भी जो है अगले 3 दिन हम लोग और इसको करने वाले हैं, 13 डे, 14 डे एंड 15 डे। एंड इसी के साथ जो है फिर मैं सेकंड वीक में इसे खत्म कर दूंगा टाइप 2 सीरीज को। एंड टाइप 2 के जाते जाते तक आज से जो है मैं आपको पूरे 14 क्वेश्चन दूंगा अगले 3 दिन तक। एंड दैट इज बेसिकली गोइंग टू हेल्प यू आउट किस तरह से आपको जो है अपने क्वेश्चंस को लिखना है। ठीक है, सो ये हम लोग काम करने वाले हैं। सो दिस इज टाइप 2 विच इज 5 marks each question of 70 word limit and 14 questions are to be done in this particular session। ठीक है जी। मैंने आपको बताया है, जब मैंने आपको टाइम स्ट्रैटेजी दिया है तो इसके ऊपर आपको कितना टाइम लेना है, 60 मिनट्स लेने हैं। एंड 60 मिनट्स के अंदर अंदर आपको ये टाइप 2 क्वेश्चंस को करना है। 14 क्वेश्चंस को 5 वर्ड्स ईच एंड 70 वर्ड की लिमिट लेके करना है। ठीक है, वर्ड लिमिट एज एन सच जरूरी नहीं है आपको लेनी, बट अगेन अगर आप 60 मिनट में जो है 14 क्वेश्चन करना चाहते तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप जो है 70 वर्ड से ऊपर ना जाओ। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली प्रेफरेबल है कि आप इसको ऐसा काम करें। अगेन चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के लिए आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। कल जो पिछली बार ये क्वेश्चन दिए वो देख लेते हैं और हम लोग आज के क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, आई एम सॉरी मैं कल वीडियो नहीं ले पाया। काफ़ी स्टूडेंट्स के कॉल भी आया कि सर आपका वीडियो आया नहीं या आपका वीडियो कब आ रहा है। सो गाइज एक दिन की छुट्टी तो शायद बनती है मेरी, तो आई कुड नॉट टेक द क्लास येस्टरडे, बट आई विल ट्राई टू एज मच एज पॉसिबल टू कंटिन्यू इट एंड मेक श्योर दैट ये हर रोज़ जो है मैं आपके पास क्लास लेके आ सकूं। हमारा बेसिकली मोटिव यही था कि हम लोग हर रोज़ आपको जो है क्लास दे सकें। ठीक है, आई एम ऑल्सो वर्किंग आउट ऑन गिविंग यू सम टिप्स ऑन इंग्लिश एग्जाम पेपर एंड हिंदी एग्जाम पेपर। इसके लिए भी मैं कुछ काम कर रहे हैं हम लोग। एंड एज सुन एज वी गेट विद दिस प्लान, ये प्लान हम लोग थोड़ा सा बना लेंगे तो देन वी विल गेट बैक टू यू एंड यू विल फाइंड वीडियोज़ ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो। सो अगेन मेरा यहाँ पे मोटिव है, अकेडमी का मोटिव बेसिकली है कि आपको जो है 100% बूस्टर, एक बूस्ट प्रोवाइड कर सके, एक स्टेरॉइडल इंजेक्शन प्रोवाइड कर सके ताकि आप जो है अपने एग्जाम में बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्म कर सके। ठीक है, सो इसके साथ ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एज यू नो दैट हम लोगों ने एक फेसबुक ग्रुप बना रखा है बेसिकली HPS एस्पिरेंट्स के लिए। सो आप वहाँ पे जाके भी अपने आंसर्स को पोस्ट कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे बैठे हुए हैं, या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बैठे होंगे, और वो वहाँ पे जाके आपके आंसर चेक कर सकते हैं। वहाँ पे जो एक पब्लिक कम्युनिटी बनाने की कोशिश है। ठीक है, अगेन मैंने जो है अपना एक सिविल सर्विस फाउंडेशन का बैच भी स्टार्ट कर दिया है ज्योग्राफी के साथ। सो अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हो अगले साल या अगले से अगले साल के लिए फॉर HAS और फॉर UPSC, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा जो है HAS की टेस्ट सीरीज आपके पास पड़ी है, यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन में पड़ी है, आप जाके जो है इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत नॉमिनल फीस है, अराउंड 16 to 20 जो है इसके अंदर टेस्ट हैं, और दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन योर MCQ प्रैक्टिस। ठीक है जी। इसके अलावा जो है जो भी हमारी PDFs होती हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाती हैं। आप उसको जो है लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको जो है डाउनलोड कर सकते हो। सो बहुत होगी मार्केटिंग की बातें, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग टाइप 2 की बात करते हैं। स्ट्रैटेजी, टाइप 2 स्ट्रैटेजी की बात करता हूँ। मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी, प्लीज़ इसको अभी अपने दिमाग पे छाप लो। बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, कंक्लूजन देना है। अभी भी बहुत सारे बच्चे जो है बड़ा बड़ा इंट्रोडक्शन, बड़ा बड़ा कंक्लूजन दे रहे हैं। सो इसको अवॉइड करने की कोशिश करो दोस्तों। नहीं कर पाओगे तो आप अपने पॉइंट्स, अपने वर्ड जो है यहीं पे खत्म कर लोगे। यहीं पे खत्म कर लोगे तो क्या होगा, यू विल नॉट बी एबल टू राइट द राइट काइंड ऑफ आंसर और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, देन इज पॉइंट फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करो। हाँ, पॉइंट फॉर्मेट में एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, डोंट राइट 1 2 3, या जस्ट आप सिंपली बुलेट बनाओ एंड बुलेट के साथ साथ में लिख दो। डोंट ट्राई टू राइट 1 2 3, या डोंट ट्राई टू डू द स्टार स्टार, ऐसे ऐसे करके नहीं, जस्ट सिंपल बुलेट बनाओ एंड बुलेट के साथ साथ लिख सकते हो। सिंपली आप ऐसे एक लाइन खींच सकते हो, उस लाइन के आसपास में लिख सकते हो। दैट इज हाउ यू नीड टू डू अ पॉइंट। 1 2 3 करके मत लिखो इसको। ठीक है, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स बनाने की कोशिश करो, जहां पे बना सकते हो शॉर्ट, क्रिस्प, कंसाइज लिखने की कोशिश करो। यही स्ट्रैटेजी है। 60 मिनट के अंदर आपको 14 क्वेश्चन ये करने हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी। जो लोग इस बार पेपर नहीं भी दे रहे हैं वो भी कोशिश करो इसको करने के लिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम के लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर होंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बात करते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस की। प्रीवियस क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे थे, मैंने आपको टोटल जो है 9 क्वेश्चंस दिए थे। सो इन 9 क्वेश्चंस को मैं सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं लूंगा, बट थोड़े थोड़े क्वेश्चन का सोल्यूशन ले लेता हूं मैं। सबसे पहली बात है, प्रीवियस क्वेश्चन में जो रेड मार्क में मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, दैट मींस इन क्वेश्चंस को मैं आगे फर्दर लूंगा। एंड जो ब्लू मार्क में है वो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर कोई ना कोई वीडियो कवर कर रखी है, जो कि आपको आई बटन में आ जाएगी, तो आप उसको जाके जो है फर्दर वहां पे देख सकते हो। पूरा पर्टिकुलर टॉपिक हमने वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है कि नहीं। सो अगेन
चलो हम लोग बात करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन था कि साइबर क्राइम को टैकल करने के लिए हिमाचल प्रदेश जो है वो क्या कर रहा है। अगेन साइबर क्राइम जो है एक नया टाइप का जो है क्रिमिनल एरिया या एक नया जो है लीगल आप कह सकते हो लेक्यूने निकल के आ गया है हिमाचल प्रदेश, स्पेशली जैसे स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश जहाँ पे बहुत फास्ट इंटरनेट का पेनिट्रेशन हो रहा है। तो वहाँ पे जो है क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने उठाए हैं ये हम बात करेंगे अभी आगे। देन उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन जो है इसके ऊपर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं एज फार एज जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है 2005 का, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो इसको जो है आपको हाईलाइट करना था। हिमाचल प्रदेश के अंदर किस तरह की मैरिज जो है वो मिलती हैं आपको ट्राइबल्स के अंदर, हिमाचल प्रदेश में किस तरह के जो है विवाह प्रचलित है वहाँ पे आदिवासियों में, इनके ऊपर जो है आपको एक एक दो दो पॉइंट लिखने थे। उसके बाद किस तरह के भू आकृतियाँ आपको देखने में मिलती हैं ग्लेशियर्स में, तो वो आपको थोड़ा बहुत लिखना था आपको। इसके बाद जो है शॉर्ट नोट ऑन हिमाचल रियासती प्रजामंडल, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, ये जो है आपको मिलेगा। इसके ऊपर हमने एक पर्टिकुलरली वीडियो बना रखी है, वो आप जाके जो है HP इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एक्सप्लेन करके ये जो आपका प्लेलिस्ट है वहाँ पे जा सकते हो। मैंने आई बटन में भी इसको डाल दिया, ठीक है। आपको पता ही है रियासती जो प्रजामंडल है वो कब बनी थी। वो अगेन बेसिकली इसका जो स्टार्ट है वो 1927 से हो जाता है जब ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस होती है। एंड देन अगेन जो है इसको दोबारा जो है इस कॉन्फ्रेंस को किया जाता है 1938, जहाँ से जो है ये पर्टिकुलर हिमाचली रियासती प्रजामंडल निकल के आती है, ठीक है जी। इसके जो फेमस लीडर थे वो कौन थे, पंडित पद्म देव थे, देन भागमल सौथा थे। तो उन्होंने दे वर दी पायनियर जिन्होंने इस पर्टिकुलर प्रजामंडल को बनाने की कोशिश करी थी या उसको फॉर्मुलेट किया था, ठीक है जी। इनका बेसिकली काम क्या था, जो प्रिंसली स्टेट थे जो वहाँ पे लोग थे तो उनको जागरूक करना, पॉलिटिकली एक्टिव करना और डेमोक्रेटिक राइट्स की डिमांड करना, ठीक है। तो ये इनका मेन काम था। एंड इन्होंने जो है बढ़ चढ़ के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी हिस्सा लिया, क्विट इंडिया में भी हिस्सा लिया। एंड बेसिकली ये गांधीयन मूवमेंट थी, ये गांधीयन इन्फ्लुएंस्ड मंडल था, प्रजामंडल थे। एंड बेसिकली यहाँ पे क्या था कि आपको ये अलग अलग जो भी नेशनल मूवमेंट्स हुई थी वहाँ पे इन्होंने क्या किया था, हिस्सा लिया था, ठीक है। एक बहुत फेमस इनका नारा भी है, भाई दो ना पाई दो। सो ये भी जो है यहीं से निकल के आया हुआ है, ठीक है, प्रजामंडल से। तो आप इसको जो है एक्सप्लेन कर सकते हो बाद में। देन इसके बाद है इंडिगो रेवोल्यूशन जो है, या इंडिगो नॉट इंडिगो रेवोल्यूशन, इंडिगो रेबेलियन क्या था 1859 एंड 1860 में जो बंगाल में हुआ था, ठीक है जी। नील विद्रोह इसे हम बोलते हैं। और इसके ऊपर एक बहुत अच्छी किताब भी प्रकाशित है कॉल्ड एज नील दर्पण, ठीक है। सो अगर आपको टाइम लगे तो इट्स वेरी वेरी गुड बुक नील दर्पण, जो बेसिकली वहाँ पे जो इस टाइम का इंडिगो प्लांटेशन है उनके ऊपर लिखा हुआ है। सो एनी विच वेज इसको मैंने आगे एक्सप्लेन नहीं किया तो मैं यहीं पे थोड़ा बताता हूँ कॉज क्या था इंडिगो रिबेलियन के। देखिए उस टाइम पे क्या था, जो यूरोप था, यूरोप में नील इंडिगो जो है, इंडिगो डाई ब्लू कलर की जो डाई है उसका बहुत ज़्यादा प्रचलन था, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस थी, तो इस करके बहुत ज़्यादा डिमांड थी, ठीक है ना। अब इंडिगो डाई को बनाने के उस टाइम का जो नेचुरल तरीका था वो था इंडिगो एक प्लांट होता है उसकी खेती करना एंड देन उससे डाई निकालना। सो ये काम करते थे। अगेन ये काम जो है यूरोपियन जो कि इंडिया में आए थे वो कैसे कर रहे थे, वो वहाँ के जो लोकल प्लांटर्स है, स्पेशली बंगाल के जो लोकल फार्मर्स थे, उनको जो है उनका आर्म ट्विस्ट किया जाता था, उनको जो है फोर्सफुली जो है ये इंडिगो उगाया जा रहा था उनके खेत के अंदर, ठीक है। एंड इसके लिए क्या था, उनको उनको जो है लोन्स दे देना या उनको जो है हाई इंटरेस्ट में लोन्स देना या उनको फोर्सफुली बोलना कि आप जो है यहाँ पे उगाओ। सो इस तरह के जो है बहुत सारे यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होते थे। और अगर कोई फार्मर उसकी बात नहीं मानता था तो बेसिकली फोर्स टैक्टिक्स यूज किए जाते थे, जैसे कि उनके घर वालों को किडनैप कर लेना या फिर उनको जो है मारपीट करना उनके साथ। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे की जाती थी। इस करके जो है इस चीज़ को देखते हुए जो इंडिगो रिबेलियन हुआ था, दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास, इन्होंने जो है ये रेबेलियन को प्रचलित किया था, पॉपुलर किया था। एंड इवेंचुअली क्या हुआ था, इंडिगो प्लांटर्स जो थे इनके खिलाफ एक ग्रुप्स बनाए गए थे, फार्मर ग्रुप्स बनाए गए थे, ताकि जो है इनके जो फिजिकल फोर्स है उसका जो है उसको हम लोग उसको अपोज कर सके। इसके अलावा जो है बहुत सारे कोर्ट में केसेस भी किए गए, लोगों ने मिलके जो है जो पढ़े लिखे लोग थे वहाँ पे लोगों ने मिलके क्या किया, वहाँ पे कोर्ट में केसेस किए। इस करके क्या हुआ, ये इंडिगो रिबेलियन जो है धीरे धीरे कम हो गया, या फिर ये जो सॉरी इंडिगो की जो खेती है धीरे धीरे कम होगी। एंड सबसे बड़ी बात है जो जर्मन सिंथेटिक डाइज आ गई थी, तो उसके कारण जो है अगेन इंडिगो जो प्लांटेशन है वो फ्रूटफुल नहीं रही, वो जो है प्रॉफिटेबल नहीं रही। इस करके भी क्या हुआ, इसका डिक्लाइन हो गया, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है।
फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स रीजन्स ऑफ इंडिया, एंड इसके जो है बायोडाइवर्सिटी के फैक्टर्स क्या है जिससे डिक्लाइन हो, बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन होने के फैक्टर्स क्या है, आगे बात करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है राष्ट्रपति की, इसको एक्सप्लेन करना है, जो कि आर्टिकल 123 में लिखी हुई है, अनुच्छेद 123 में लिखी हुई है, ठीक है। सो इट इज़ अ लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स एन काइंड ऑफ एमरजेंसी सिचुएशन में, जबकि दोनों हाउसेज जो है वो सेशन में नहीं होते और एक इमरजेंसी या एक अर्जेंट नीड उठ जाती है किसी पर्टिकुलर लॉ की, तो जो है प्रेसिडेंट अपनी लेजिस्लेटिव पावर का इस्तेमाल करके अंडर आर्टिकल 123 वो क्या कर सकता है, वो एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, वो बेसिकली एक अध्यादेश पास कर सकता है, और इससे इसके तहत क्या, वो अध्यादेश जो है वो पार्लियामेंट से पास हुए हुए लॉ की जो है पावर रखता है, ठीक है जी। और पार्लियामेंट जो जो बंदिशें पार्लियामेंट के ऊपर लगती हैं उस लॉ बनाने में, उसी तरह से प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस में भी वही बंदिशें होती हैं। दैट मीन्स वो सिर्फ जो है यूनियन सब्जेक्ट या कंकरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर ही जो है लॉ बना सकता है, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा जो है ये लॉ तब तक जो है कब तक ये फोर्स में रह सकता है। सो अगेन ये जो अनुच्छेद होता है इसको सॉरी ये जो अध्यादेश होता है इसको हमने क्या, जैसे ही पार्लियामेंट बैठती है तो उसको जो है इसको या तो पास करना होता है या रिजेक्ट करना होता है, और पार्लियामेंट के बैठने के 6 हफ्ते के अंदर अंदर ये काम हो जाना चाहिए। सो अगेन पार्लियामेंट हमारे देश में, हमारे संविधान में लिखा है कि पार्लियामेंट जो है वो एटलीस्ट 6 महीने में एक बार ही बैठनी चाहिए। सो 6 महीने और 6 हफ्ते का जो है ऑर्डिनेंस का बेसिकली टाइम लिमिट होता है। सो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत लिखना था, एंड आप एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो, तो कई स्टूडेंट्स ने एग्जाम्पल दिया तो वो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एंड उसके बाद फाइनली जो है हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड प्रमोशन प्रोजेक्ट, इसके ऊपर भी हमने बहुत अच्छा वीडियो कृतिका मैम ने ले रखा है, तो आप उसको भी जाके रेफर कर सकते हो। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट ये जापान की एक कंपनी कॉल्ड एज जीका, ठीक है। सो इसके साथ मिलकर स्टार्ट किया गया था 2011 में। सो बेसिकली क्या है, डाइवर्सिफाई करना, क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई करने की बात कर रहे हैं हिमालयाज में या हिमाचल वाले रीजन में स्पेशली। जो है हमने क्या किया था पहले फेज में, जो नीचे के लोअर आपके हिमालयन रीजन्स हैं उनको हमने टारगेट किया, जैसे ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर इस देयर, कांगड़ा है, मंडी है, तो इनको जो हम लोगों ने टारगेट किया था। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फार्मर्स को रोड्स का एक्सेस दे रहे हैं, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ का एक्सेस दे रहे हैं, और टेक्निकल नो हाउ दे रहे हैं, ताकि क्या कर सके फार्मर्स अपने क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैसा बना सकें, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 2019 के बाद इसका सेकेंड फेज जो है वो चल पड़ा है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ इन न्यूज़ एंड 2019 में चल रहा है। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये आपका 140 वर्ड में भी आ सकता है या आपका 70 वर्ड में भी आ सकता है, एंड आपको जो है सिंपली 40 वर्ड वाले क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। सो अगेन इसको आपको याद करके रखना है। बुक इसके ऊपर हमने जो है वीडियो लिया हुआ है, वो आपको आई बटन में आ जाएगा, ठीक है। सो चलो हम लोग थोड़ा बहुत देखते हैं जो मेरे को क्वेश्चंस लेने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको निकल के आता है कि साइबर क्राइम को टैकल करने के लिए हिमाचल प्रदेश ने क्या स्टेप्स उठाए हैं। अगेन सब ने जो है वो 4-5 स्टेप्स लिखे हैं जो कि हिमाचल प्रदेश ने उठाए हैं। देखिए साइबर क्राइम, आप यहाँ पे जो अगर आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें तो आप या तो साइबर क्राइम को डिफाइन कर सकते हो, या ये बता सकते हो कि आप इंटरनेट पेनिट्रेशन के कारण हिमाचल में काफ़ी साइबर क्राइम्स आने लग गए हैं, ठीक है। दोनों में से कुछ भी बता सकते हो, दोनों मत बताना क्योंकि फिर आपका वर्ड बहुत ज़्यादा खाए जाएंगे, ठीक है। फिर आप स्टेप्स बताओ, स्टेप्स क्या किए हैं। अगेन जो आईटी आपका एक्ट है 2000 का, इसको जो है बेटर इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग आईटी पॉलिसी लेके आए यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश में जो आईटी पॉलिसी है 2019 की, जो ये भी हमने कवर करी है बेसिकली, कृतिका मैम ने कवर करी हुई है। सो आईटी पॉलिसी 2019 जो है इसके अंदर मोर एफिशिएंट एंड मोर इन्हांस्ड इम्प्लीमेंटेशन की बात करें कि हम बेटर इम्प्लीमेंट करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर को, उसको इम्प्रूव करेंगे, एंड इसके अंदर जो है ज़्यादा अच्छी सुपरविजन एंड रेगुलेशन लेके आएंगे ताकि साइबर इश्यूज़ को हम लोग टैकल कर सकें। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश ने जो है स्टेट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जो है वो शिमला में, इनका हेडक्वार्टर जहाँ पे पुलिस हेडक्वार्टर शिमला में, वहाँ पे जो है ये पुलिस स्टेशन भी बनाया है बेसिकली साइबर क्राइम को टैकल करने के लिए। इसके अलावा जो है साइबर सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टिगेशन इनोवेशन का एक सेंटर भी बनाया है, ये भी जो है वहीं पे हेडक्वार्टर जहाँ पे शिमला में, वहाँ पे ही बनाया गया है। बेसिकली इसको क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग जो है इवन जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके उनके अंदर भी जो हम लोग ट्रेनिंग दे सके, उनको भी ट्रेनिंग दे सके, उनको भी साइबर क्राइम्स की तरफ जागरूक कर सके, उनको बता सके उनको किस तरह से टैकल करना है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमने किया है। फाइनली अवेयरनेस प्रोग्राम है, अवेयरनेस कैंपेन्स हम लोगों ने चलाए हैं बेसिकली कॉलेज स्टूडेंट्स के अंदर, या फिर जो है स्कूल स्टूडेंट्स हैं इनके बीच में, इनको एजुकेट करने के लिए, पेरेंट्स को एजुकेट करने के लिए, ताकि जो है साइबर क्राइम्स के अंदर जो ये साइबर क्राइम्स के में जो है वो पढ़ ना जाए। तो इस सब चीज़ों के लिए हमने ये 4-5 चीज़ें करी हैं, इसको आप जो है लिख सकते हो। यही मैंने आपको यहाँ पे हिंदी में भी बताया हुआ है, ठीक है। कंप्यूटर के उपयोग का
अवैध साधन, ठीक है, अवैध, उसके अवैध उपयोग से जो भी आप धोखाधड़ी या फिर इस तरह की चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इस तरह की जो चीज़ें करते हैं, तस्करी है, ये सारी चीज़ें ये साइबर अपराध में आ जाती हैं। आईटी नीति जो 2019 की है, इसमें हम लोगों ने क्या किया है, बात करी है इसको ठीक करने की या जो है सुधार लाने की बात करी है। देन उसके बाद साइबर अपराध पुलिस स्टेशन शिमला में बनाया गया है, ठीक है। जांच और नवचार के लिए जो है साइबर सुरक्षा केंद्र बनाया गया है, एंड जागरूकता अभियान हम लोगों ने चलाए हैं। तो यही चीज़ आपके पहले क्वेश्चन में आ जाएगी, जिसने लिखा है उसको मैंने ऑलमोस्ट 4 मार्क्स जो हैं दिए हैं, ठीक है। सो देन आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में, इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो कर रखा है, वो भी आपको मिल जाएगा। जाके चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट जो है आपकी उसमें सारी चीज़ें दे रखी है मैंने, प्लेलिस्ट में मैं आपको यहाँ पे आई बटन में दे दी है, ठीक है। तो अगेन ये बेसिकली क्या प्रॉब्लम हमें फेस हो रही है, देखिए आरटीआई जो है इट्स अ रेवोल्यूशनरी एक्ट था, 2005 में आया था, और ये बेसिकली क्या करता है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो गवर्नमेंट ऑफिस की सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ थी वो थी सीक्रेसी, ठीक है, सीक्रेसी एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, पारदर्शिता नहीं थी। तो इस करके क्या था कि हम लोगों को पता नहीं चलता था कि अंदर कैसे काम हो रहा है, आपका जो काम है वो फाइल है वो कहाँ पे अटकी हुई है, किधर काम चल रहा है, किसी को कोई ऑफिस दे दिया तो कैसे दे दिया, क्या चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें जो है बाहर थी। और इसी तरह से क्या होता, ये करप्शन को ब्रीड कर रही थी, भ्रष्टाचार को ये ब्रीड करती थी। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या किया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन लेके आए थे। बट अभी भी उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली हिमाचल प्रदेश में। किस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जैसे कि आपके आईटी इसके आरटीआई में लिखा हुआ है कि जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट है वो क्या करेंगे, या जो पब्लिक ऑफिस है वो क्या करेंगे, वो अपनी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन को अपनी वेबसाइट में डालेंगे, पर वो भी जो है नहीं हुआ है। कई जगहों में जो है वेबसाइट में डाला गया है इन्फॉर्मेशन, बट उनको अपडेट नहीं किया गया, उनको रिवाइज नहीं किया गया, एक बार डाल दिया वैसे ही पड़ी हैं, ठीक है जी। उसके बाद एप्लीकेशन आरटीआई अप्लाई करने का सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है जी। क्यों? बिकॉज एक ही डिपार्टमेंट बड़े सारे जो है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं, फिर असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, तो इस तरह का सिस्टम जो है वो क्लियर नहीं है। प्लस जो वेबसाइट में इंफॉर्मेशन पड़ी है काफ़ी आउटडेटेड पड़ी हैं। इसके अलावा जो है अगर आप एप्लीकेशन फाइल करते हो तो जैसे कि 10 रुपये जो है इसका बेसिकली मूल है आपके आरटीआई फाइल करने का, बट उसका डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ता है। तो अगेन डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए हमको 35 रुपये अलग से देने पड़ते हैं। तो एक ई पेमेंट का जो है सिस्टम नहीं है, अभी भी हम लोग देख रहे हैं, हम लोग इतने बड़े आईटी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, बट ई पेमेंट का सिस्टम अभी भी नहीं लगा हुआ आरटीआई में। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप ईमेल के थ्रू भी जो है आरटीआई अप्लाई कर सकते हो, बट उसको जो है एक्नॉलेज नहीं किया जाता है। एंड अगेन इससे भी जो है आपको नहीं पता कि आपकी आरटीआई एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हुई है कि नहीं हुई है। देन उसके बाद जो आपके पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं या फिर जो आपके आरटीआई के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बेसिकली इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं, उनको जो है प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि किस तरह से डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन को पब्लिक तक लेके जाएं और किस तरह से आरटीआई की एप्लीकेशंस को प्रोसेस करें। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि वो सपोर्टिव होने की जगह जो है क्या है, वो आरटीआई एप्लीकेंट्स के अगेंस्ट हो जाते हैं। एंड हम लोग देखते हैं कि एक फ्रिक्शन रहता है, फ्रिक्शन रहने के कारण क्या होता है, इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली टाइम पे नहीं दी जाती है, ठीक है। आपको अगेन एपिलेट अथॉरिटी तक जाना पड़ता है कि आप इन्फॉर्मेशन दें हमको। इसके अलावा जो है जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है उसके पास पावर है कि वो जो है कंपनसेशन दे सकती है अगर सही टाइम पे या राइट टाइम पीरियड के बीच में आपको बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो। बट हार्डली जो है ये कंपनसेशन का क्लॉज यूज़ किया जाता है, पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर हार्डली जो है कोई पनिशमेंट या कोई फाइन्स लगाए जाते हैं। तो ये भी जो है क्या करता है, एक एक काइंड ऑफ इम्प्यूनिटी की तरह काम करता है कि परवाह नहीं मारते कि कोई चक्कर नहीं है, फाइन तो पड़ना नहीं है। तो इस करके जो है अगेन हम लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। तो इस तरह के बहुत सारे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं इम्प्लीमेंटेशन में। एक और इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है वो है लोगों की तरफ से, अभी भी जो है लोग अवेयर नहीं है आरटीआई की तरफ। स्पेशली हिमाचल में जो आप सुदूर इलाकों की बात करते हो, दुर्गम इलाकों की बात करते हो, तो वहाँ पे भी आरटीआई के लिए जो है लोगों का अवेयरनेस नहीं है। और अवेयरनेस ना होने के कारण भी जो है हम लोग देखते हैं कि इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको जो है आप एक अच्छे से आंसर में लिखो, आपको मार्क्स मिलेंगे। तो मैंने जिन्होंने ये सारे पॉइंट लिखे हैं तो उनको मैंने अराउंड 4 मार्क्स के आसपास में दिए भी हैं, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ टू बी डन। वही चीज़ हिंदी में भी है। अगेन मेरे जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ इनको देखो, वही चीज़ मैंने आपको जो हिंदी में बताई इंग्लिश में बताई, बात एक ही तरह है। खुलापन पारदर्शिता के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये अधिनियम लेके आए थे।
एंड इसमें जो है बहुत सारे लूप होल्स हैं, जो लूप होल मैंने पीछे बताई वही मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं फैक्टर्स जो कि डिक्लाइन के रिस्पॉन्सिबल हैं बायोडाइवर्सिटी के। देखो, जब जैविक विविधता की बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी मीन्स जैविक विविधता की बात करते हैं हम लोग, तो 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है हर जगह आपको देखने को मिलते हैं। पहला है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन या हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ये पूरे विश्व स्तर पे मैं अगर बात करूं तो हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन जो है वो जैविक विविधता के हनन का सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। समझने की कोशिश करो, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस इन दी वर्ल्ड, ठीक है। इसके बाद आता है इन्वेजिव स्पीशीज। इन्वेजिव स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट से निकल के किसी और इन्वायरमेंट में जाती हैं और वहां पे जाके इन्वेड कर देती हैं, ठीक है। हिमाचल में भी बहुत बड़ा इशू है इन्वेजिव स्पीशीज का। जैसे अगर आपने सुना होगा लेंटेना कैमेरा का। लेंटेना कैमेरा जो है एक फूल है, एक बेसिकली श्रब है, और वो आप पूरे लोअर हिमाचल में आपको देखने को मिलती है, पूरे लोअर हिमालयस में आपको देखने को मिलती है, और ट्रॉपिकल अमेरिका से आई हुई ये श्रब है, ठीक है। तो अगेन इसने क्या किया है, नेटिव स्पीशीज को परे कर दिया है। इसके अलावा जो है कैरेट ग्रास, ठीक है, कैरेट ग्रास या पैरेंथियम इसे हम कहते हैं, पैरेंथियम इसे हम कहते हैं। सो आपने कैरेट ग्रास देखी होगी, तो ये भी जो है क्या है, एक वीड है, एंड पहले जो है सेंट्रल इंडिया में इसने कैप्चर किया, अभी जो हिमालयस में भी कैप्चर कर रही है। तो इन्वेजिव स्पीसीज है। उसके बाद जो है आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, एंड फाइनली जो है आपका पोल्यूशन है। तो ये सारे जो है 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप इन इंपॉर्टेंट पॉइंट के थ्रू भी लिख सकते हो, या जैसे आपको मन कर रहा है वैसे लिखो, बट एक अच्छा स्ट्रक्चर बना के लिखोगे तो बहुत मजा आता है देखने में। तो आप इस तरह से लिख सकते हो जैसे मर्जी लिखना चाहते हो, ठीक है। एक और इसी तरह से मैंने जो लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। तो हिमाचल प्रदेश जो है, अगेन जैसे आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा जो है फॉरेस्ट कवर मिलता है, रिच जो आपको यहाँ पे जैविक विविधता मिलती है देखने के लिए, पर डिक्लाइन हो रही है। डिक्लाइन क्यों हो रही है? सबसे बड़ा कारण क्या है इसका? सबसे बड़े कारणों में मैंने लिखा है, सबसे पहली बात है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, ठीक है। हिमालय जैसे जो जगहें हैं, हिमाचल जैसे जो राज्य हैं, यहाँ पे क्या है, जो ये बेसिकली हिल इकोसिस्टम है, माउंटेन इकोसिस्टम है, हिमालयन इकोसिस्टम है, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा प्रोन है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज का। अगर आप जैसे पीछे के बीहड़ इलाकों में चल जाओगे, जैसे कि आपका डेजर्ट वाला रीजन है, आपका कोल्ड डेजर्ट रीजन, जैसे आपका लाहौल स्पीति है, किन्नौर वाला रीजन है, तो यहाँ पे जो यहाँ की इकोसिस्टम है बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है, धीरे धीरे बर्फ़ कम हो रही है, कम होने के कारण यहाँ पे जैसे स्नो लेपर्ड है, उसको जो है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गया है, और बहुत सारे यहाँ पे जानवर है धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज आप बोल सकते हो। इसके साथ और बहुत सारी एसोसिएटेड चीज़ें, जैसे कि फ्लडिंग हो रही है, ड्रॉट्स हो रहे हैं, या फिर फॉरेस्ट फायर निकल के आ रही हैं, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। सो ये आप यहाँ पे आ गया, ठीक है। देन इज कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, अभी आ गया। बेसिकली हम लोग किस तरह की कल्टीवेशन कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आ गए हम लोग। क्या कर रहे हैं, मोनो कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया, स्पेशली अपर रीजन्स में। जैसे कि हम लोगों ने एप्पल्स लगाने स्टार्ट कर दिए, जंगल साफ करिए, वहाँ पे एप्पल के जो है हमने बाग लगा दिए, या हम लोगों ने वहाँ पे पीच के या प्लम के जो है बाग लगाने स्टार्ट कर दिए हैं। सो इस बेस से बेसिकली क्या हुआ है, जो फॉरेस्ट जो एक नेचुरल इकोसिस्टम है वो टूट रहा है, और मोनोकल्चर के कारण क्या हो रहा है, वहाँ की जो जैविक विविधता है धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है। सो इसके अलावा जो है डेवलपमेंट एंड अनसस्टेनेबल टूरिज्म। डेवलपमेंट हम लोग देख रहे हैं कि जैसे पहाड़ों में अब हम लोग बेसिक अर्बन एरियाज बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंक्रीट कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, कंक्रीट बेस्ड कंस्ट्रक्शन हो गई हैं। इन सब चीज़ों से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंटल इश्यूज निकल के आ रहे हैं। हम लोग रिवर बेसिन के ऊपर होटल्स बना रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है प्रॉब्लमेटिक हैं, ठीक है। अनसस्टेनेबल टूरिज्म, अनसस्टेनेबल मीन्स जितने मर्जी टूरिस्ट आ रहे हैं, अब वो क्या करते हैं, वो टूरिस्ट जो हैं वो क्या प्लास्टिक की बॉटल्स लेके आएंगे, वो मीन्स उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के हिसाब से नहीं ढले हुए। जैसे अगर हम बात करें लाहौल स्पीति वाले रीजन में, तो वहाँ पे पानी बहुत कम है, ग्राउंड वाटर बहुत कम है, पानी बहुत कम है, तो पानी की किल्लत रहती है। बट जब टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं तो होटलों में जो है दबा के पानी यूज़ करते हैं नहाने नूने के लिए। सो ऑल दीज थिंग्स आर अनसस्टेनेबल टूरिज्म, ठीक है। रोहतांग में हमने देखा अनसस्टेनेबल टूरिज्म है, इतनी ज़्यादा जो है डीजल व्हीकल्स जा रहे हैं, तो ऑल दिस हैज़ लेड टू कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी का लॉस जो हम लोग देख रहे हैं। तो इसी को आप जो है थोड़ा इलेबोरेट करोगे, ये आपके आंसर में होना चाहिए, ठीक है। सो जिन्होंने लिखा है उनको काफ़ी मैंने अच्छे आंसर दिए हैं, नंबर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम मैरिज की बात करते हैं। ट्राइबल्स, किस तरह की मैरिजेस आपको देखने में मिलती है ट्राइबल्स में, काफ़ी जो है डिफरेंट तरह की मैरिजेस देखने में मिलती है। काफ़ी सारी जो है यहाँ पे बेसिकली मैरिजेस हैं। जैसे कि स्वांगलास की बात करें तो रिश्ते ब्याह होगी, ठीक है, रिश्ते ब्याह इट इज़ बेसिकली लव मैरिज। एंड कुए ब्याह है, मैरिज बाय कैप्चर है। मजमी ब्याह है, दिस इज कॉल्ड एज मैरिज बाय कंसेंट ऑफ बोथ दी फैमिलीज।
देन गद्दीस के बीच में जो है जिंड फूंक है, आपका झंझरार है, देन उसके बाद घर जवाई है या घर जवंतरी जिसे हम कहते हैं, बाटा साटा है, दान पुन है। ये जो है दान पुन इज़ लाइक कॉमन मैरिज, जो आप देखते हो कि प्रॉपर जो है दो फैमिलीज़ के बीच में सेटलमेंट से होती है, ठीक है। सो ये सारी जो है मैरिजेस हैं। उसके बाद हम लोग देखो अगर पंगवाल्स की बात करें तो पिच्चुक है या चोरी जिसे हम कहते हैं, एंड टोपी लाना है, दिस इज़ विडो रीमैरिज है आपकी। देन किन्नर्स के ऊपर जो है आपका दम चलशीश है, दरोश है, जनकिंग है, जनतेंग है। जनकिंग जो है ये कॉमन मैरिजेस है, मीन्स दोनों फैमिलीज़ की रजामंदी के साथ। लाहौलास में जो है आपको तगस्तन देखने को मिलती है, अरेंज मैरिज देखने को मिलती है। लाहौल में बेसिकली क्या होता है, अरेंज मैरिज में क्या होता है, जो अपने लड़के वाले लोग होते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो जो है आपका छांग लेके कहाँ जाते हैं, वो ब्राइड के घर जाते हैं और वहाँ पे जाके जो है सेटलमेंट्स करते हैं। दैट इज़ अरेंज मैरिज। सो इस तरह की बहुत सारी मैरिजेस आपको देखने मिलती हैं। आप एटलीस्ट हर एक ट्राइब के ऊपर जो है एक या दो मैरिजेस का वर्णन करें और तब आपको जो है अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हिंदी में यही चीज़ थी, तो आप इसको देख सकते हो। देन आते हैं हम लोग अपने लैंडफॉर्म्स के ऊपर। ग्लेशियर कि मैंने पूछा था कि एक्सप्लेन करो लैंडफॉर्म्स एसोसिएटेड बाय ग्लेशियर्स। जो ग्लेशियर्स हैं या जिसे हम हिमखंड कहते हैं, हिमखंडों में जो भू आकृतियाँ बनती हैं, उन हिमखंडों के कारण जो भू आकृतियाँ बनती हैं, इनकी व्याख्या करें। तो दो तरह की भू आकृतियाँ बनती हैं, एक इरोजन से, दूसरा जो है डेपोजिशन से, ठीक है जी। इरोजन से आपको क्या बनते हैं, जैसे कि एरेट्स हो गए, सिर्क्स हो गए, हॉर्न्स हो गए, जॉर्ड्स हो गए, देन उसके बाद आपके लेक्स हो गए। इस तरह की जो है चीज़ें बनती हैं। यू शेप वैली, हैंगिंग वैली बनती हैं डिपोजिशन से। ड्रमलिन, एस्कर, मोटे मोरेन्स, कैटल वॉश, आउट वॉश प्लेन्स, ये सारी चीज़ें बनती हैं। इनको आपको लिखना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज हॉर्न, एक कोनिकल स्ट्रक्चर है जो कि आपको हिल टॉप में देखने में मिलता है बिकॉज ऑफ ग्लेशियर रिसीडेंस। ग्लेशियर के पिघलने से या उसके मूव करने से जो है इस तरह का एक अगेन पॉइंटेड फॉर्म का जो है आपका लैंड फॉर्म बनता है, जो कि ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, दिस इज एरेट्स। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, सॉरी दिस इज कॉल्ड एज हॉरेन और हॉर्न्स, एंड दिस इज एरेट। इस तरह के जो है डाइसेक्टेड शार्प जो है आपको एजेस देखने में मिलती हैं, वाटरशेड देखने में मिलते हैं, जो कि दो वैलीज को, दो आपकी बेसिकली दो ट्रफ्स को या सिर्क्स को डिवाइड कर देती हैं। सिर्क क्या होता है, इस तरह का ओवल शेप्ड ट्रफ होते हैं जो आपको ग्लेशियर, जहाँ पे पहले बर्फ़ पड़ी होती है, ग्लेशियर पड़ा होता है, बट अब वो वहाँ से मूव कर चुका होता है, ठीक है। इस तरह जो है अगेन आपको जो है हैंगिंग वैलीज देखने को मिलती हैं, यू शेप्ड वैलीज, ग्लेशियल ट्रफ देखने को मिलते हैं। देन अगर मैं बात करूँ आपके डिपोजिशन की, तो यहाँ पे क्या मिलेंगे, इस तरह की कैटल लेक्स मिलती हैं, जो जब ग्लेशियर पिघल जाता है तो बर्फ़ पिघलने के बाद जो लेक्स बनती हैं हम कैटल लेक्स बोल देते हैं। फिर इस तरह के ओवल शेप्ड रॉक स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिन्हें हम ड्रमलिन्स कहते हैं। आउट वॉश प्लेन्स बनते हैं, इस तरह के जो है प्लेन्स बनते हैं आपके। इस तरह के जो है छोटे छोटे जो भी कंकड़ पत्थर कैरी कर रहे थे, इसके कारण टिल प्लेन्स बनते हैं या फिर मोरेन्स बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दे आर व्हाट पार्ट ऑफ द बेसिकली पार्ट ऑफ द लैंडफॉर्म्स फॉर्म बाय ग्लेशियर्स, ठीक है जी। सो ये जो हैं आपके क्वेश्चन थे जो मुझे एक्सप्लेन करने थे। आज जो मैं आपको पूरे 14 क्वेश्चन देने वाला हूँ, 1 घंटे के अंदर मुझे करके दिखाने हैं। और कुछ जो है आंसर्स में आपको चीज़ देख रहा हूँ, पहली बात नाम नहीं लिख रहे लोग, पता नहीं क्यों नहीं लिख रहे। अपना नाम ज़रूर लिखो यार, अपनी PDF को सेव इस तरह से करो, नाम और कौन से दिन का आप क्वेश्चन लिख रहे हो, तो उस तरह से मुझे करके भेजो। जैसे कि अगर किसी ने लिखा है देव 11th, सो आप इस तरह से देव 11 जुलाई करके लिख सकते हो, या 12 जुलाई करके इस तरह से लिखो मेरे को प्लीज़, ठीक है। जैसे इन्होंने आंसर में अपना ना टाइम लिखा है ना नाम लिखा हुआ है, इन्होंने आंसर में अपना ना टाइम लिखा है ना नाम लिखा हुआ है। देन दिस इज़ उज्जवल आंसर्स अच्छे लिख रहे हो यार, कंटिन्यू इट। थोड़ा सा जो है आप मेक श्योर करो थोड़ा सा और जो है अपना मतलब वर्ड्स को कम करके सिंपल पॉइंट्स फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करो, सिर्फ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाईलाइट करो। सो क्योंकि टाइम कंपैरेटिवली शायद आप ज़्यादा ले रहे हो, आई गेस आपने अपने वर्ड में लिखा भी हुआ है, अपने पेपर में लिखा भी हुआ है वर्ड लिमिट का। पंकज प्लीज़ थोड़ा फ़ोटो ढंग की खींच के भेजो मुझे लिटरली चक्कर आ गया आपका पेपर चेक करते हुए। 45 मिनट में लिखना है ये पेपर, आपने 60 मिनट में लिखा है, 15 मिनट एक्स्ट्रा खाए हैं आपने, आगे जाके एक क्वेश्चन ख़राब करोगे अपना। देन उसके बाद आई डोंट नो, ये शायद मनीषा है, तो मनीषा गुड, कीप इट अप, अच्छा लिख रहे हो आप। देन उसके बाद दिस इज़ आई गेस न्यू पर्सन, आई गेस प्रिया, अनुप्रिया हैं आई गेस, चलो ठीक है जो भी हैं, बट ठीक लिख रहे हो, आंसर्स ओके हैं, कंटिन्यू इट अप। देन अजय हैं, अजय आप भी अच्छा लिख रहे हो। सो दीज आर दी क्वेश्चन जिन्होंने लिखे हैं। एंड आज के क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, टाइम लिमिट मैंने तभी ऊपर लिखी है, 1 घंटे का टाइम लिमिट है आपके पास, 8 मिनट के अंदर आपको लिखने हैं।
टोटल जो है आपके पास 14 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन ये रहे आपके, देन नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस आपके ये हैं, देन नेक्स्ट जो है आपके 5 क्वेश्चंस ये हैं। सो आप जो हैं आप इस क्वेश्चंस को लिखो। ये वीडियो को मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, आई वांट इट टू बी वेरी शॉर्ट कंसाइज। आपको मैं आंसर दे चुका हूँ, आपको मैं क्वेश्चन दे चुका हूँ, आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप दिस पर्टिकुलर सेशन वॉज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू पीपल। इन केस अगर आपके पास कोई सजेशंस है, यू कैन डेफिनेटली राइट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई रीड योर कमेंट्स। जो अप्रिसिएशन करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड जो मुझे कोई सलाह देता है तो मुझे और भी अच्छा लगता है, दैट आई कुड इम्प्रूव ऑन वॉट एवर वी पीपल आर डूइंग। ठीक है जी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप राइटिंग, एंड दिस इज द वे टू गो।